अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू दी माय चैनल लर्न एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का क्लास 12 इकोनॉमिक्स कॉमर्स वाले का जो इकोनॉमिक्स हुआ था 2018 में, उसका हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। उसमें का हम पूरा क्वेश्चन आंसर उसको समझने वाले हैं। तो 2018 का जो पैटर्न था उसमें सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता था। 50 में 50 बनाना, पहली बार ऑब्जेक्टिव 2018 में आया ही और उसमें 50 दिया था, 50 बनाना था। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की बात है नहीं, इसमें 50 है और 50 बनाना है। बस इसको समझ लीजिए ताकि आपके भी एग्ज़ाम में थोड़ा हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांच। यानी कि सब्जेक्ट मैटर जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को जो सब्जेक्ट मैटर करता है उसको किस में स्टडी किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाएगा। और इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया, माइक्रो और मैक्रो। तो दोनों में स्टडी किया जाता है, माइक्रो में माइक्रो लेवल पर और मैक्रो में मैक्रो लेवल पर स्टडी किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबव 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमीज आर। यानी इकोनॉमीज जो है, इकोनॉमी उसको ओनरशिप के बेसिस पे, यानी किसके ओनरशिप, रिसोर्सेज जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं हमारी इकोनॉमी में, उसके ओनरशिप के बेस पर हमारी इकोनॉमी को कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है या कितने पार्ट्स में। तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, और मार्केट इकोनॉमी, एक है मार्केट इकोनॉमी जिसको हम मार्केट इकोनॉमी, और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, सेंट्रल यानी गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर चलाता है। तो हो जाएगा तीनों, क्योंकि ओनरशिप के बेस, रिसोर्सेज के ओनरशिप के बेस पे इन तीनों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इनमें से एक इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। तो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। और लेकिन जो और सेंट्रल प्रॉब्लम्स है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का कहाँ से एलोकेट करें, बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कैसे हो, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट, ये सब सेंट्रल प्रॉब्लम में आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़। यानी मैक्रो इकोनॉमिक में क्या क्या स्टडी होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक में मैक्रो लेवल पर, एग्रीगेट लेवल पर, पूरे इंडिया, यानी पूरे इंडिया बोल दिए, पूरी कंट्री के लेवल पे स्टडी किया जाता है। तो उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट प्राइस लेवल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको जीडीपी बोलते हैं, इसको जीएनपी बोलते हैं, इस सबको स्टडी किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए बजट सेट। यानी एक बजट सेट के लिए क्या रिक्वायर्ड है, बजट सेट बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ बंडल्स होना चाहिए, प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस भी होना चाहिए, टोटल इनकम ऑफ कंज्यूमर होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी, बजट सेट बनाने के लिए ये सब होना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में क्या होना चाहिए, मोर ऑफ वन गुड, लेस ऑफ टू गुड्स, मोर ऑफ बोथ वन एंड टू, या ए एंड बी बोथ। तो ये जो होता है ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसमें एक से ज़्यादा होना चाहिए, दो से भी ज़्यादा हो सकता है, तीन से भी ज़्यादा हो सकता है, यानी वन से ज़्यादा इन्फिनिटी तक जा सकता है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीड इन, यानी कंज्यूमर बिहेवियर को किस में स्टडी किया जाता है, इकोनॉमिक्स किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन जो होता है उसका स्लोप क्या होता है। तो बजट लाइन का स्लोप होता है निगेटिव, तो उसके लिए माइनस का निशान हो जाएगा। उसके बाद बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइस ऑफ गुड एक्स अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है, ऐसे, ये ओरिजिन के को ठीक यानी कि ओरिजिन से ये कॉन्वेक्स होता है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है। तो डिमांड कर्व का स्लोप सबसे पहले होता है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है,
डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप पे। उसके बाद ये क्या होता है, लेफ्ट से ये राइट की ओर जाता है, तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिमांड फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय विच इक्वेशन, यानी डिमांड फंक्शन को किस इक्वेशन, किस समीकरण से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिमांड जो होता है उसके फैक्टर्स का क्या होता है, फंक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए सारे अगर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं तो डिमांड किसका फंक्शन है, वो प्राइस का फंक्शन है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय विच लॉ, यानी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो किस लॉ से होता है, तो वो होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और अगर लॉन्ग रन बोले तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक दी करेक्ट इन दी फॉलोइंग, इसमें से कौन करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं ऐसी ऑरली बता देती हूँ कि टोटल कॉस्ट जिसको टीसी बोलते हैं वो बराबर होता है टीवीसी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के सम के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा करके दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है उसको निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे, ये तो सही है। आगे देख लेते हैं। टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट घटाएंगे तो टीसी आएगा, नहीं ये नहीं, गलत है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके टीसी आता है, यानी टोटल कॉस्ट आता है। यहाँ पर ये इक्वेशन भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम आर किसको बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू को किससे एक्सप्रेस किया जाता है, तो चेंज इन टोटल रिवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मार्जिनल यूटिलिटी भी दिया रहा है तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंडीशन, यानी जब बाजार मार्केट मोनोपोली हो और मोनोपोलिस्टिक हो तो उसमें क्या कंडीशन होता है। ए आर यानी कि एवरेज रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होता है, ए आर ग्रेटर देन एम आर, ए आर लेस देन एम आर, या नन ऑफ दी अबव। तो जब जो मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें जो ए आर होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं जाता है, ऊपर ही रहता है, लेकिन एम आर निगेटिव चला जाता है, तो इसलिए ए आर जो होता है वो एम आर से हमेशा बड़ा रहता है। एक पॉइंट पर सिर्फ दोनों सेम रहता है, लेकिन उसके बाद फिर ए आर एम आर से बड़ा होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन इज नेसेसरी टू बी फुलफिल फॉर ए फर्म्स इक्विलिब्रियम, यानी फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए किस कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, तो वो कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए, यानी एम आर इज इक्वल टू एम सी। और दूसरी कंडीशन है कि एम सी कर्व जो है यानी मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है वो एम आर को नीचे से काटते हुए जाना चाहिए। तो ये और ये दोनों कंडीशन है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई, यानी कि किसी भी प्राइस कमोडिटी यानी कोई भी गुड्स का प्राइस और उसके सप्लाई के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ये सही है। जैसे प्राइस बढ़ेगा उसका सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा। सप्लाई कर्व मूव्स लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, यानी सप्लाई कर्व जो होता है वो क्या होता है कि अपवर्ड जाता है, तो ये भी सही है। और लेफ़्ट टू राइट जाता है, लेफ़्ट से राइट जाता है, ये भी सही है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। सप्लाई इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर, सप्लाई भी मेनी फैक्टर बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी राइज बाज 40%, यानी किसी भी अगर कमोडिटी का प्राइस अगर 40% से राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई जो है इंक्रीज़ हो रहा है सिर्फ 15% से, तो इसका सच कमोडिटी विल बी, यानी इसका हम इलास्टिक और अनइलास्टिक देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में किसी भी इलास्टिक निकालने के लिए क्वांटिटी होता है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो अगर हम क्वांटिटी 15 अगर ऊपर रहेगा 40 नीचे रहेगा तो कभी भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो 1 से कम वैल्यू होता है, और 1 से कम वैल्यू को हम इनइलास्टिक बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन होता है उसमें क्या होता है, तो अमाउंट टू बी सोल्ड, यानी कि जो अमाउंट सोल्ड किया जाना है वो अमाउंट टू बी परचेज के बराबर होता है, या मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड के बराबर होता है। नाइदर फर्म और कंज्यूमर वांट टू बी डिस्टेबलाइज्ड और लगती है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी फर्म यूजेस लेबर अप टू दी पॉइंट, यानी कि कोई भी फर्म लेबर को किस पॉइंट तक यूज़ कर सकता है, तो कोई भी फर्म लेबर को तभी तक यूज़ करेगा जब तक उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल होगा वेज रेट के। अगर उससे कम जाएगा तो वो लेबर यूज़ नहीं करेगा बल्कि मशीन से काम लेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच मार्केट
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज़ फाउंड, यानी किस मार्केट में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यानी प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है, तो वो किस में होता है, तो वो होता है मोनोपोली कंपटीशन में। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट आता है जिसका साइज कलर सब एक जैसा होता है। गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस सीलिंग, यानी गवर्नमेंट जो प्राइस सीलिंग डिसाइड करती है, प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस कितना चार्ज कर सकते हैं, तो वो किस पर करते हैं, नेसेसरी गुड पर करते हैं, विच इज़ लेस, ये मार्केट प्राइस से कम कर, मार्केट प्राइस को कम करने के लिए डिसाइड किया जाता है, और कॉमन लोगों के लिए यानी आम जनता के लिए इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए किया जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर, यानी प्राइस कहाँ पर डिटरमाइन होता है, किस पॉइंट पर, तो प्राइस उस पॉइंट पर डिटरमाइन होता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होता है, बराबर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्केट प्राइस इज फाउंडेड, यानी कहाँ पर मार्केट प्राइस पाया जाता है, तो वेरी शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट पीरियड बोल सकते हैं, शॉर्ट पीरियड मार्केट जो होता है वहाँ पे मार्केट प्राइस पाया जाता है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन माइनार्ड कीन्स का एक फेमस बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये कब पब्लिश हुआ था, तो ये पब्लिश हुआ था 1936 में। जॉन माइनार्ड कीन्स को शॉर्ट में GM कीन्स भी बोला जाता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट डिप्रेशन केम इन विच ईयर, तो ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, तो 1929 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मैक्रो इकोनॉमिक्स सीज एन इकोनॉमी एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच सेक्टर, यानी मैक्रो इकोनॉमिक में जो इकोनॉमी को देखा जाता है वो किस चीज़ की कॉम्बिनेशन से देखा जाता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक में फैमिली यानी हाउस होल्ड भी आता है, फॉर्म भी आता है जिसको प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर यानी फॉरेन सेक्टर भी आता है, इसलिए हो जाएगा हमारा आंसर ऑल ऑफ दी एबव। GDP-MP कैलकुलेट करने का इसमें से कौन सा सही फॉर्मूला है, GNP-MP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो GDP-MP में से अगर डेप्रीसिएशन अगर हम माइनस करते हैं तो ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो वो NDP बन जाएगा, तो ये भी नहीं गलत है। दूसरा देखते हैं GDP-MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, तो अगर डोमेस्टिक में अगर नेट फैक्टर इनकम जोड़ते हैं तो वो नेशनल बन जाता है, तो यही सही आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मनीज डेवलपमेंट, यानी मनी का जो डेवलपमेंट हुआ था उसका सही सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ मनी का, तो सबसे पहले आया था कमोडिटी मनी, फिर उसके बाद आया मेटल मनी, फिर पेपर मनी, फिर क्रेडिट मनी, तो इसमें सही सीक्वेंस है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी सप्लाई को मेज़र करने का 4 मेज़र दिया था, उनमें से जो है पूछ रहा है कौन कौन सा मेज़र था, उसको नाम दिया गया था M1, M2, M3, M4। तो M1 में क्या इंक्लूड होता है, तो M1 में इंक्लूड होता है जो करेंसी पब्लिक के पास होती है, जो नेट डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास होता है, और जो अदर डिपॉजिट जो होता है RBI के पास, वो सबको मिलाकर मनी सप्लाई बनता है, तो इसलिए ऑल ऑफ दी एबव। ये किस मेज़र में होता है, तो M1 में होता है। व्हाट इज़ कॉमन मैन्स बैंक, यानी कि आम जनता का बैंक कौन है, तो आम जनता का बैंक है कमर्शियल बैंक, और सेंट्रल बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। क्रेडिट मल्टीप्लायर इस, क्रेडिट मल्टीप्लायर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1/CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, इसको अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखने जाएंगे तो 1/LLR होता है यानी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो, इसमें CRR और SLR दोनों को ऐड करके किया जाता है, लेकिन अगर हम नैरो कंसेप्ट पर देखें तो 1/CRR आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल बैंक्स फंक्शन, इनमें से कौन है जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, तो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है नोट इशू करने का राइट है उसके पास, गवर्नमेंट का बैंक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है FER उसका कस्टोडियन है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के द्वारा क्या इशू किया जाता है, तो क्रेडिट मनी जो होता है ना, ये कमर्शियल बैंक होता है, तो मनी इन सर्कुलेशन जो होता है वो कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक, कॉइन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, यानी अगर ओपन इकोनॉमी की बात करें, ओपन इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और अदर सेक्टर्स अब आ जाते हैं, उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। तो उसमें एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, या एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट क्या है, तो उसमें कंजम्पशन,
इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये चारों है एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट। कंजम्पशन है हाउस होल्ड और एनपीओ जिसको एनजीओ बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है ये प्रोड्यूसर सेक्टर का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है। नेट एक्सपोर्ट होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। APC प्लस APS इज इक्वल टू व्हाट, यानी अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अगर हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। उसी तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी MPC और MPS को ऐड करेंगे तो उसकी भी वैल्यू 1 आएगी। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ एक्सेस डिमांड, यानी डिमांड के बढ़ने का, डिमांड की एक्सेस होने का रीज़न क्या होता है। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो इसमें भी डिमांड बढ़ता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो भी डिमांड बढ़ेगा। अगर टैक्स कम कर दिया गया सरकार के द्वारा तो इससे पब्लिक के पास परचेसिंग पावर बढ़ जाता है जिससे वो और डिमांड करती है, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। इंडियन फाइनेंशियल ईयर इज, यानी इंडिया का जो है फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष क्या है, तो वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, यानी डायरेक्ट टैक्स में किसको इंक्लूड किया जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो टैक्स जिसका बर्डन अब दूसरे पर शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स सब आ जाता है, तो इसलिए ए एंड बी। अगर हम जीएसटी की बात करें, एक्साइज ड्यूटी की बात करें, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसको इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। इन इंडिया हु इशू 1 रुपी नोट, इंडिया में 1 रुपी का नोट कौन इशू करता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, इस पर ध्यान देना। अगर सिर्फ नोट की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नोट में 1 रुपी नोट छोड़कर जितना भी नोट अगर इशू होगा तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 1 रुपी नोट और कॉइन्स की बात करें तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल बजट इंक्लूड्स, यानी कैपिटल बजट में क्या इंक्लूड होता है, तो कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी डिफिसिट इज, प्राइमरी डिफिसिट को निकालने के लिए फिस्कल डिफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा देते हैं तो उसको हमें वहाँ से हमें मिलता है प्राइमरी डिफिसिट। बजट आर दी फॉलोइंग टाइप्स, यानी बजट कितने तरह का होता है। अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गवर्नमेंट बजट 3 तरह का होता है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज द फॉलोइंग टाइप्स, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज यानी कि सिर्फ एक्सचेंज रेट पूछा जा रहा है। एक्सचेंज रेट कितने टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड और एक फ्लेक्सिबल, तो आंसर हो जाएगा सी, ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग ब्रेटन वुड्स सिस्टम मोस्ट कंट्रीज है, यानी ब्रेटन वुड्स सिस्टम जो था ना उस टाइम में मोस्ट कंट्रीज के पास जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था, पेग्ड एक्सचेंज रेट था। जबकि अगर अभी हम देखें तो ये दोनों एक ही मीनिंग देता है, इसलिए ऑप्शन सी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हैज़ फॉलोइंग मेरिट, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के पास कौन सा मेरिट था, कौन सा गुण था। तो ये कैपिटल मूवमेंट को प्रमोट करता था, या कैपिटल आउटफ्लो को रोकता था, या स्पेकुलेशन को रोकता था, ऑल ऑफ दिस, तो ये इसका सारा गुण है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 में कहाँ एस्टैब्लिश हुआ था, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आर, यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डीमेरिट क्या है, तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डीमेरिट यानी कि इसकी लिमिटेशन, इसकी सीमाएं क्या है, या इसका नुकसान क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका नुकसान इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी होता है इसमें, ये स्पेकुलेशन यानी इसमें सट्टा बाजार चलता है, डिस्करेज इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, तो ये सब हो जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकालते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालने का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, इनविजिबल नहीं लेना, सिर्फ विजिबल आइटम में से माइनस कर देंगे इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, तो हमको आ जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट आर, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कंपोनेंट है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का 2 कंपोनेंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंटेंसी वाला अकाउंट नहीं है, इसमें दूसरी तरह से अकाउंट बनता है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा, तो सही आंसर हो जाएगा सी।
तो बस इतना ही क्वेश्चन था। 2018 में 50 क्वेश्चन पूछा गया था, जो अगर अब अच्छे से अगर पढ़े और उस चैप्टर को समझे तो आसानी से ये बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। और अगर आप लोग का डिमांड होता है कि और साल के क्वेश्चन बैंक लाए जाए, जैसे 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर नेक्स्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चन बैंक का आंसर की बनाकर लेकर आऊँगी।